क्या आपको पता है आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और अलार्मिंग रेट्स पर इसके मामले बढ़ रहे हैं। साल 2022 में पूरी दुनिया में 6,70,000 मौतों का कारण बनी है ये बीमारी। साल 2022 में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर उभर कर सामने आया। दुनिया के हर देश में इसके केसेस आ रहे हैं। अगर अपने देश में नजर डालें तो भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी अलार्मिंग रेट्स पर। आपको ये भी याद दिला दें कि हाल ही में ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हिना खान ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हुई हैं। ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली है क्योंकि हिना खान एक यंग और फिटनेस फ्रीक सेलिब्रिटी के तौर पर मानी जाती हैं और उनके लिए ये खबर सुनकर फैंस बहुत शॉक्ड भी हैं। हालांकि हिना खान बहुत हिम्मत दिखा रही हैं और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि वो नॉर्मल रहें और आसपास के लोग भी नॉर्मल रहें और वो अपना इलाज सही से पूरी दृढ़ता से करती रहें। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज इसकी शिकार हो चुकी हैं जैसे कि ताहिरा कश्यप, महिमा चौधरी। तो आइए जानते हैं आज कि क्या है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ट्यूमर बन जाते हैं और समय पर चेक ना होने पर ये ट्यूमर्स आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सेल्स मिल्क डक्ट्स या मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स में बनने शुरू होते हैं सबसे पहले। अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो इसमें कई तरह के कैंसर होते हैं जैसे कि डक्टल ब्रेस्ट कैंसर जो कि डक्ट्स में होते हैं और दूसरा है लोब्यूल्स ब्रेस्ट कैंसर जो कि लोब्यूल से शुरू होते हैं। इसके साथ ये जानने की भी जरूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव भी हो सकते हैं। चलिए इनके बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं क्योंकि आज के समय में प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे साथ। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए उनका स्वागत करेंगे। मेरे साथ जुड़ी हैं कविता गुप्ता जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं विन ओवर कैंसर की। साथ ही मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर राजेंद्र कौर सग्गू जो कि डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रेस्ट की। बहुत बहुत स्वागत है कविता गुप्ता जी और डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में। कविता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले क्योंकि आप अवेयरनेस पे काम कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगी इंडिया में आज के समय में क्या हालात हैं, कितने रजिस्टर्ड ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आ रहे हैं, कितना विकराल रूप ये ले रही है बीमारी इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक सर्विकल कैंसर, लास्ट ईयर तक सर्विकल कैंसर को नंबर 1 कैंसर माना जाता था महिलाओं में। अब उसकी जगह ब्रेस्ट कैंसर ने ले ली है। ब्रेस्ट कैंसर इस समय नंबर 1 कैंसर है जो डायग्नोज हो रहा है महिलाओं को। और एक मैं कहूंगी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें 60% जो केसेस हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 के अंदर डायग्नोज हो रहे हैं, जबकि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके देखें तो वहां पर ज्यादातर केसेस जो हैं वो स्टेज 1 या स्टेज 2 के अंदर ही डायग्नोज हो जाते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर हर 8 में से 1 महिला हाई रिस्क पर है ब्रेस्ट कैंसर के। और ये तब है जबकि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर, ऐसा एकमात्र कैंसर है जिसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसको अर्ली लक्षणों में बहुत जल्द इसके लक्षण आने लग जाते हैं। बाकी जो कैंसर हैं उनके लक्षण जो है वो बहुत देर से आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा सजग रहें, थोड़े जागरूक रहें अपने ब्रेस्ट के प्रति, तो हम इसको स्टेज 1 स्टेज 2 में भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय इसका इलाज करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी है और क्यों हम भारत में स्टेज 1 या स्टेज 2 पर पकड़ नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र कौर सग्गू मैं आपका रुख करना चाहूँगी अब। सबसे पहले क्या अवेयरनेस की कमी है, साथ में स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए, और अगर आप घर पे चाहें महिलाएं खुद चेकअप करती रहें जैसे कि बता रही हैं आप चेक कर सकते हैं बहुत ही बेसिक स्टेज पे, तो हम चाहेंगे आप वो भी बताएं। तो सही कहा आपने, सबसे बड़ी जो हमारे भारत में कमी है वो है जागरूकता की। अवेयरनेस नहीं है कि
कौन सी गांठ कैंसर की हो सकती है, किस तरह अपने आप को खुद से जांचना है, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बहुत महिलाओं को वो जानकारी नहीं है। मेमोग्राफी एक छाती का एक्सरे है जो ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेता है, जब हम उसको महसूस नहीं कर सकते और अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो हर लेडी को 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करवाना चाहिए। और दूसरी बात है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको मैं बोलती हूँ खुद से खुद की जांच। ये जांच 20 साल की उम्र के बाद लड़कियों को, लेडीज को महीने में एक बार, महीना आने के 4 से 5 दिन के बाद जरूर करनी चाहिए। और उनको पता होना चाहिए कि उनकी ब्रेस्ट की नॉर्मल लुक और फील कैसी है, ताकि अगर उनको कोई भी परेशानी समझ आए तो वो तुरंत उसको पकड़कर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और जागरूकता के साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। ब्रेस्ट में गठान का होना हो सकता है, उस गांठ में दर्द ना हो, निप्पल से कुछ खून जैसा पदार्थ डिस्चार्ज हो, उसको भी नजरअंदाज ना करें। दोनों ब्रेस्ट की साइज में अगर कोई बदलाव नजर आए, या आर्मपिट में कोई गठान नजर आए, या ब्रेस्ट की चमड़ी में कोई भी सूजन या डिंपल्स पड़ जाएं, या निप्पल का अंदर की तरफ चले जाना, ये कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और अगर उनको कोई भी इस तरह का लक्षण आता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि कविता जी ने बताया कि इसके जो लक्षण हैं ये और बीमारियों से और कैंसर के से कंपेयर करें तो ज़्यादा जल्दी इसके लक्षण आ जाते हैं सामने। तो क्या इसी वजह से ये सेल्फ चेक हमेशा ज़रूरी है अपने पे? बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी क्यों पकड़ा जा सकता है? क्योंकि ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। ब्रेस्ट को हम फील कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको हम महसूस नहीं कर सकते, जैसे लिवर है, पेट में आंतड़ियां हैं, पेट के ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, ओवरीज है, उनको हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो पेट के अंदर है। क्योंकि ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, उसको हम हाथ से अच्छे से फील कर सकते हैं, आंखों से एग्जामिन कर सकते हैं, और हम खुद डॉक्टर हैं। हमेशा ब्रेस्ट की गठान को खुद महिला अपने आप महसूस करती है, तभी वो डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि मुझे ये परेशानी है। तो आप खुद के डॉक्टर बनिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हम बहुत जल्दी से अपने ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस को पकड़ सकते हैं और तुरंत डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। पर क्योंकि हम डरते हैं, हमें घबराहट है कि कहीं वो गांठ या कहीं वो चेंज कोई कैंसर तो नहीं, और हम उसको अपनी बॉडी में पालते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ही एडवांस स्टेज तक ना हो जाए। कोई भी गांठ होना, क्या ये कैंसर ही है या कुछ और भी हो सकता है? क्या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ये हो सकती है? बिल्कुल। ब्रेस्ट में होने वाली 80% गांठें कैंसर नहीं होती। ओनली 10 से 20% गांठें कैंसर हो सकती हैं। लेकिन कोई भी ब्रेस्ट की गांठ को नजरअंदाज नहीं करना है, उसको डॉक्टरी जांच करवानी बहुत जरूरी होती है और डायग्नोज करना होता है कि ये गांठ नॉर्मल है और ये गांठ कैंसर की है। और अगर वो कैंसर की गांठ है तो उसका हम जल्दी से इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला कि रिस्क फैक्टर्स, ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और कुछ इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें हम बदलाव नहीं ला सकते। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बीइंग अ वुमन, औरत होना, क्योंकि ब्रेस्ट है तो रिस्क बढ़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन जैसे कविता जी ने बताया, भारत में आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत यंग एज की लड़कियों में होना शुरू हो गया है। मैं अपने क्लिनिक में यंगेस्ट लड़की जिसको ब्रेस्ट कैंसर देखा है वो 21 ईयर्स ओल्ड है। 21 साल की लड़की जो एक बहुत बड़ी ब्रेस्ट की गांठ लेकर मेरे पास आती है और वो कह रही है कि इसमें दर्द नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि इसको दिखाना जरूरी है। और जब हमने इसको जांचा तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर किसी भी उम्र की महिला, 20 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक किसी भी महिला को हो सकता है। और मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रही थी, तो 2 रिस्क फैक्टर जो मैंने मेन बताए, एक तो बीइंग अ वुमन, सेकंड एडवांसिंग एज, और कुछ रिस्क फैक्टर्स जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं, जैसे मोटापा होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा, शराब का सेवन करना, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, बच्चे जल्दी ना होना, शादी जल्दी ना करना, बच्चों को दूध ना पिलाना, और खासकर शहरी महिलाएं जो बहुत अपने काम काज में बिजी हैं, स्ट्रेसफुल रहती हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स रहती है, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है,
तो ये कुछ कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात तो कर ही रहे हैं, आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात करूं, केसेस बढ़ रहे हैं जैसे कि आपने बताया, जैसे कि हम रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें आप फर्क देखती हैं? क्या ऐसा है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा आ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ फ़र्क देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर इलाज भी इतना एडवांस नहीं है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है कि वहाँ पे इतना एडवांस नहीं है इलाज, इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या ऐसा है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में फ़र्क है केसेस में? नहीं, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया में कोई फर्क है। हालांकि अर्बन एरिया की लेडीज, जैसे मैम ने बताया, कि थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क पर है ब्रेस्ट कैंसर के बिकॉज ऑफ देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पर हम पिछले 8 साल से ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि बराबर बराबर है। अगर शहरी भी अगर 5 महिलाएं हमारे पास आ रही हैं तो उतनी ही महिलाएं दूर दराज के इलाकों से भी आ रही हैं। माना वहां पे इलाज नहीं है, पर वहां पर मुझे लगता है कि लोग थोड़े जागरूक ज्यादा हैं, वो थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और वहां से लोग चल के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में जाके अपना इलाज करवाते हैं। तो इन जगहों पे, जैसे कि हमारा मेन काम रहता है वो दिल्ली एम्स में रहता है या टाटा मेमोरियल मुंबई में रहता है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही, शहरी भी और गांव से भी, बराबर की मात्रा में ही महिलाएं वहां पर ये शिकायत लेकर आ रही। बिल्कुल। तो मैं आपके पास आना चाहूँगी अब डॉक्टर राजेंद्र, क्योंकि हम केयर की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। ये पैलिएटिव केयर क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर में, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पैलिएटिव केयर उन महिलाओं को दी जाती है जिनका कैंसर बहुत एडवांस हो गया है, जिनको हम ट्रीटमेंट, हम कह रहे हैं कि अभी आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, आपको रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते, कीमो भी आप पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं दिखा रही, तो हम उनको पैलिएटिव केयर देते हैं। पैलिएटिव केयर में लो डोज कीमो दे सकते हैं, कुछ हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स दे सकते हैं, या हम उनके सिम्पटम्स जो होते हैं उनको पैलिएट कर सकते हैं। जैसे दर्द ना हो, उनको अगर कोई जख्म है तो जख्म की देखभाल कर सकते हैं। अगर उनको ब्रेन में कैंसर चला गया है तो उनको कोई ब्रेन के सिम्पटम्स ना आए, उनको कोई, जैसे कहते हैं, सीजर्स ना आए, ब्रेन में कुछ बहुत तकलीफ ना हो। बोन्स में अगर उनको कैंसर है तो हम चाहते हैं कि उनकी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर ना हो, हड्डियों में दर्द ना हो, तो हम जहाँ जहाँ बोन वेट बियरिंग ऑर्गन्स में, बोन्स में उनको कैंसर है, वहां पर हम उनको रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, हम उनको बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स दे सकते हैं, वहाँ उनको दर्द की दवाइयां दे सकते हैं। अगर उनको लंग में कैंसर फैल गया है तो उनको सांस आने में दिक्कत ना हो और उनकी लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी रही, उसकी उसको लिए हम सिम्टम्स को पैलिएट करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कैसे, क्यों इतनी ख़तरनाक ये बीमारी बताई जाती है, और इस वजह से इसको प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास आज के समय में। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रिवेंशन के लिए, अवेयरनेस के लिए आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करती हैं, किस तरीके से महिलाओं को और पुरुषों को भी, क्योंकि महिलाएं बहुत काम में बिजी रहती हैं, तो ऐसे में सब अवेयर होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं तो वो करनी है, टाइम निकालना है उनके लिए। ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए देखिए, जैसे किसी भी कैंसर के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले स्मोकिंग ना करें, किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन ना करें, चाहे हुक्का हो, चाहे गुटखा हो, या कोई भी तरीके से, आजकल एक वेप और चल गया है, तो किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन ना करें। किसी भी तरीके से अल्कोहल का सेवन किसी भी मात्रा में सेफ नहीं है। ये WHO की नई गाइडलाइंस आई है। पहले कहा जाता था कि थोड़ी मात्रा में अल्कोहल लेना सेफ है, पर अब अल्कोहल लेना किसी भी मात्रा में सेफ नहीं है। दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर हेल्दी डाइट लेना, ये सब हमारे कैंसर के रिस्क को बहुत कम करते हैं। फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर स्पेशली बात करें तो हर महीने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। हर महिला के लिए ये हम अपने हर जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की को, हर महिला को
माहवारी आने के 5 से 6 दिन के बाद अपनी ब्रेस्ट का एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट में जांच करना कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, किसी और तरीके का कोई चेंज तो नहीं आ रहा है मेरी ब्रेस्ट में, मेरे निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इस तरीके के शुरुआती लक्षणों की जांच करना बहुत जरूरी है। इससे क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के साथ काम करते हुए जो एक चीज सामने आई है वो ये है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से एक महिला को की ब्रेस्ट निकाल दी जाती है, तो वो सदमा उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखने लग जाती है। वो सोसाइटी में जाना बाहर बंद कर देती है, लोगों से बात करना बंद कर देती है और अ, हम जैसे महिलाओं से बात करते हैं तो उनमें से कई महिलाएं ये कहती हैं कि ब्रेस्ट खोने का दर्द मेरे लिए कैंसर से लड़ने के दर्द से ज्यादा था। तो हम इसीलिए हमेशा लोगों को हर महिला को ये कहते हैं कि एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। 40 की उम्र के बाद एक मैमोग्राफी टेस्ट करवाना साल में बहुत जरूरी है। इन 2 चीजों से आप अपनी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। अगर आपको दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है, तो अगर आपके शुरुआती लक्षणों में पकड़ा गया है, तो आप अपनी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर से अपनी ब्रेस्ट को खो नहीं पाएंगे उस समय। तो मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं सर्वाइव करने के बाद, इस बीमारी से लड़ने के बाद, जैसे कि हम हिना खान की बात करें, बहुत मजबूती से वो लड़ भी रही हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों को ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं नॉर्मल रहने की भी कोशिश कर रही हैं, वो काम पे भी जा रही हैं, तो एक तरह से सपोर्ट भी दे रही हैं वो जो इस समस्या से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सर्वाइव करने के बाद कितना मुश्किल हो जाता है उनको, उस समय उनको क्या समझाया जाता है सर्वाइव करने के बाद? इससे सर्वाइव करने के बाद यही समझाया जा सकता है कि जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, अब आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जिस तरह से आप पहले काम करती थी, चाहे घर का चाहे बाहर का, आप सब काम कर सकती हैं। आप जैसे आप नॉर्मल एक लाइफ पहले जीती थी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के आप बिल्कुल वैसी ही लाइफ दोबारा जी सकती हैं। आपने एक बार कैंसर के ऊपर विजय पा ली, अब आप नॉर्मली जिस तरह से पहले बाहर जाके काम करती थी, जैसे आपने हिना खान के लिए बोला, अभी क्या कहते हैं, और भी कई एक्ट्रेस जो हैं हमारे यहाँ वो भी कैंसर पे जीत पा चुकी हैं। तो अगर उनका ही एग्जाम्पल हम लें, तो वो सब नॉर्मल काम कर रही हैं उसके बाद। तो इसी तरह से हम ऐसे एग्जाम्पल्स देकर ही हम और विमेन को भी मोटिवेट करते हैं कि अब आपका इलाज पूरा हो गया है, आपने कैंसर के ऊपर जीत पा ली है, अब आप अपना एक नॉर्मल जो आप पहले जिंदगी जीती थी, बाहर जाके लोगों से मिलना जुलना, काम करना, सब काम आप नॉर्मल कर सकती हैं। आप अपने आप को एक नॉर्मल महिला की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को एक नॉर्मल ट्रीट करेंगे तभी दुनिया आपको नॉर्मल ट्रीट करेगी। बस उसमें एक बात जरूरी है कि अपना फॉलो अप जरूर रखें डॉक्टर के साथ। अगर डॉक्टर आपको 1 महीने में बुला रहा है तो 1 महीने में जाके उसको दोबारा देखें। अगर डॉक्टर आपको 3 महीने में फॉलो अप के लिए बुला रहा है तो अपना कोई भी फॉलो अप मिस ना करें, क्योंकि कैंसर के वापस आने का खतरा हमेशा बना रहता है। किसी भी बीमारी का खतरा बना रहता है उसके आने के बाद या ना आने से पहले, जैसे कि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र कौर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर जो हम इंडियन वुमेन की बात करें कि ज़्यादातर केसेस में स्टेज 3 या 4 में ही पता चलता है कि ये दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इस स्टेज 3 स्टेज 4 पर पता चलने से कितनी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है और इलाज कितना मुश्किल हो जाता है? ये बहुत अहम सवाल है हम सब इंडियन वुमेन के लिए कि हमारी जो डायग्नोसिस यूजुअली होती है स्टेज 3 या स्टेज 4 में, एडवांस स्टेजेस में डायग्नोसिस होती है, जहाँ पर ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, ओवरऑल सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेस्ट को बचाना मुश्किल हो जाता है और स्टेज 4 में तो सर्वाइवल और कम हो जाता है। तो ज़रूरत है जागरूकता की, अवेयरनेस की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें।
मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे क्लिनिक में आजकल बहुत सारे लोग स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर के साथ भी आते हैं, जो स्टेज 0 में पकड़े जाते हैं, स्टेज 1 में पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ एडवांस स्टेज में ही आती हैं। हम स्टेज 1 को भी ट्रीट कर रहे हैं। जागरूकता है और बढ़ रही है जागरूकता, लेकिन स्टडीज आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि हमारा डेटा कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, ज्यादा डेटा को हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो ज्यादा इंसिडेंस हमें दिख रहा है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में भी हम कैंसर को पकड़ के हम उनको दोबारा से वो नई जिंदगी शुरू करते हैं, ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है और स्टेज 0 में तो पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको सिर्फ सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र, मैं इस सवाल पे आना चाह रही थी। स्टेज 1 की हम बात कर रहे हैं कि स्टेज 1 में पता चल जाए तो क्या सिर्फ दवाइयों से ही आप ठीक हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए और जो हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स होते हैं, जो ER/PR पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं और लिम्फ नोड्स तक कैंसर नहीं गया होता, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑन्कोटाइप DX एक टेस्ट है जो हमें बताता है कि इस महिला को कीमोथेरेपी से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम ऐसी महिलाओं को शुरुआती स्टेज में कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी सर्जरी करके, सर्जरी भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिससे हम ब्रेस्ट को बचाते हैं और दोबारा से ब्रेस्ट को उसी तरह का आकार देते हैं जैसे कि वो पहले नॉर्मल थी। इसको आजकल हम न्यू मॉडर्न ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं या ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कहते हैं। उसके बाद हम जो ब्रेस्ट बची होती है उसको हम रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाद हार्मोनल थेरेपी चलती है जो 5 से 10 साल तक के लिए लेडीज को दी जा सकती है, जिससे कि कैंसर वापस आने का खतरा खत्म हो जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में वी कैन गिव hormonal therapy only and we can avoid chemotherapy if it is a hormone sensitive cancer. प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग वी हैव। जो प्रिवेंशन है उसी से इस समय हम अपनी जंग को बहुत छोटा कर सकते हैं, वरना जैसे कि डॉक्टर बता ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है मामला जब 3rd और 4th स्टेज में पता चलता है। यहाँ पर कविता जी और राजेंद्र जी, मैं आपसे दोनों से जानना चाहूँगी, कई मिथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े, कई मिथ्स हैं, कौन से वो मिथ्स हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कि छुआछूत की बीमारी है, जिसको अगर किसी लेडी को घर पे कैंसर हो जाता है उसको अलग कर दिया जाता है, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उसको बच्चों को उसके पास नहीं आने दिया जाता। वो लोग कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ से भी दूर रहो, मतलब उसको छुआछूत की बीमारी माना जाता है। तो ऐसा नहीं है। कैंसर किसी के साथ खाने से, किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ सोने से कैंसर नहीं फैलता। ये कैंसर जिसको है वो उसके DNA में चेंज हुआ है, उसका जेनेटिक चेंज हुआ है, तो इसको छुआछूत की बीमारी ना माने। दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर होने के बाद पूरी ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। आजकल हमारे पास नई तरह की सर्जरीज आ गई हैं जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं और उसके साथ साथ ऑन्कोप्लास्टिक भी करते हैं। तो किसी भी स्टेज का कैंसर हो, अगर अर्ली कैंसर हो तो हम पहले सर्जरी कर देते हैं। अगर एडवांस स्टेज में कैंसर आता है, जैसे स्टेज 3 में कैंसर आता है, जैसे आजकल हिना खान को हुआ है, तो ऐसे स्टेजेस में पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी के बाद जब कैंसर का साइज कम हो जाता है तब हम उसको कम साइज को निकालते हैं ताकि हम ब्रेस्ट को बचा सकें। और अगर किसी महिला को ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तब भी हम उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तीसरा तरह का मिथ है, लोगों को लगता है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से, टाइट ब्रा पहनने से, रात को ब्रेजियर पहनने से या काले रंग की ब्रेजियर पहनने से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। इस तरह की सवाल लेकर बहुत सारी यंग लड़कियां मेरे पास आती हैं, तो ये एक बहुत गलत धारणा है। आप किसी भी तरह का अंडरगारमेंट चूज कर सकती हैं, किसी भी अंडरगारमेंट पहनने से आपके कोई DNA में चेंज नहीं आएगा और ऐसी स्टडीज भी हो चुकी हैं और वो कहती हैं कि इस तरह कैंसर नहीं फैलता। और एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर पुरुषों में भी पाया जाता है। अगर 99% महिलाओं को ये कैंसर होने का खतरा है तो 1%
मेन को भी ये कैंसर होने का खतरा है। और पुरुषों में भी उसी तरह ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है, निप्पल अंदर जा सकता है, निप्पल से खून आ सकता है। और जो इलाज हम महिलाओं में करते हैं वही इलाज हम पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी करते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत शुगर लें तो कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। ऐसा नहीं है। शुगर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है हेल्दी शुगर, एक होता है नॉन हेल्दी शुगर। अगर हम हेल्दी शुगर को मॉडरेट मात्रा में लेते हैं, हेल्दी शुगर हमें अपने हमारे फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, हमारे खाने से मिलता है। हेल्दी शुगर खाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं फैलता। और भी बहुत सारे मिथ हैं, मेरे ख्याल से कविता जी उसको एड्रेस कर सकती है। कविता जी, आप बताइए, आप क्या बताएंगे, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह आप अवेयर करती हैं और कुछ मिथ्स जिसके बारे में आप बात करना चाहें, बताना चाहें उनके बारे में? सबसे पहले मैं बात करूं कि हम जो अवेयर सेशंस लेते हैं उसमें हम सबसे पहले महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण है, अर्ली सिम्टम है, वो बताते हैं। फिर हम उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाते हैं कि किस तरह से सेल्फ अपनी ही ब्रेस्ट का एग्जाम करें हर महीने। और साथ में हम उन्हें बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। और मिथ्स जो होते हैं, जैसे मैम ने कहा कि ये बहुत मिथ है। एक सबसे बड़ा मिथ जो है वो यही है कि अगर किसी भी प्रकार की गांठ किसी महिला को मिलती है ब्रेस्ट में तो उसे लगता है कि ये मेरे ब्रेस्ट कैंसर हो गया और वो घबरा जाती है। तो सबसे बड़ा मिथ जो हम अपने सेशंस में कहते हैं वो यही है कि 90 से 80% टाइम्स ये गांठ जो होती है वो कैंसर की नहीं होती है। लेकिन उसको कहीं भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको जाके अपने डॉक्टर से, अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो अपनी आंगनवाड़ी से या अपने डिस्पेंसरी में जाके उस गांठ की जांच जरूर करवाएं। शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ा मिथ यही है कि ज्यादातर लोग गांठ को नजरअंदाज इसीलिए कर देते हैं कि उसमें कोई दर्द तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसी पड़ी है गांठ। और कैंसर की गांठ जो होती है वो 90 से 95% टाइम पर जो होती है वो उसमें कोई दर्द नहीं होता, वो एक पेनलेस गांठ होती है। तो ये दो तरीके के जो मिथ हैं जो जिन पे हम बहुत एम्फोसिस करते हैं जब हम अपने इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम जाके आगे लोगों को, महिलाओं को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कई मिथ्स के बारे में बात करी, प्रिवेंशन के बारे में हमने बात करी, ताकि महिलाएं हैं और ये पुरुषों को भी हो सकता है, तो ये बीमारी ऐसी है कि इसके बारे में पता होना चाहिए और स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है और सबसे अहम, अपनी बॉडी के किसी भी चेंज को नज़रअंदाज ना करें। ये चीज़ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर राजेंद्र कौर सगू, आप हमारे साथ जुड़ी। आप दोनों का शुक्रिया, इतनी अहम बातें हमारे साथ आपने शेयर की हैं। तो हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से आप डरना बंद करें और सबसे अहम है कि स्क्रीनिंग कराएं। कुछ भी आपको डाउट है तो ज़रूर उस पर काम करें, क्योंकि आज के समय में बहुत तरह के इलाज, बहुत तरह की वेरिएशंस हैं, आपके हिसाब से इलाज हो सकता है। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।